बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा जो पिछला टॉपिक रहा हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर हमने पढ़े थे, उन्हीं को आगे हम डिस्कस करेंगे। उन्हीं से संबंधित जो टॉपिक है उसको लेंगे, प्रतीप शिखर वोल्टता। तो टॉपिक है प्रतीप शिखर वोल्टता। प्रतीप शिखर वोल्टता। तो प्रतीप शिखर वोल्टता के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डायोड जो युक्ति है, डायोड युक्ति में जब धारा का चालन नहीं होता है तो उस स्थिति में उस पर उपस्थित जो अधिकतम वोल्टता का मान है उसे ही हम कहते हैं प्रतीप शिखर वोल्टता। तो जो अर्ध तरंग दृष्टकारी है, अर्ध तरंग दृष्टकारी के लिए जो प्रतीप शिखर वोल्टता का जो मान है वो होता है Vm के रूप में। हमने देखा है कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए प्रतीप शिखर वोल्टता का मान है वो कितना होता है, Vm के रूप में होता है। और पूर्ण तरंग जो दृष्टिकारी है यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो प्रतीप शिखर वोल्टता है वो होती है 2Vm के रूप में होती है। तो ये थी प्रतीप शिखर वोल्टता। बात करते हैं आगे हम निर्गत वोल्टता या धारा का आवृत्ति घटक। निर्गत वोल्टता या धारा का आवृत्ति घटक, निर्गत वोल्टता या धारा का आवर्ती घटक। तो दृष्टकारी से निर्गत दृष्ट वोल्टता या धारा का जो अध्ययन है वो फूरियर श्रेणी के द्वारा किया जा सकता है, फूरियर श्रेणी के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो जो धारा है I इज इक्वल टू ए नोट प्लस समेशन एन ए एन cos L ओमेगा t प्लस समेशन n bn cos bn sin ओमेगा t के रूप में हम जो है इसे लिख सकते हैं, जहां a नोड इज इक्वल टू 1/t समेशन I dt, a n इज इक्वल टू 2/t समाकलन I cos n ओमेगा t के रूप में ये रहता है n ओमेगा t dt। और Bn की बात करें तो Bn इज इक्वल टू 2/t I साइन ओमेगा t dt के रूप में ये हमारे पास पद रहता है। तो अब हम बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। सबसे फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो धारा की जो फूरियर सीरीज होगी वो निम्न प्रकार से होगी I इज इक्वल टू आई एम अपॉन पाई माइनस 2Im अपॉन 3 पाई 2Im अपॉन 3 पाई cos 2 ओमेगा टी
प्लस और 2Im अपॉन 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी के रूप में, कोस 4 ओमेगा टी के रूप में जो है इस तरह से इसकी फूरियर सीरीज बनती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। तो ये जो पहला पद है ये होता है इसका डीसी घटक, ये होता है इसका डीसी घटक, और ये पीछे के जो पद हैं ये कहलाते हैं एसी घटक। नंबर 2 पे हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम डिस्कस करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम डिस्कस करते हैं इसको। तो इसके लिए आई धारा फुल वेव के लिए 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2Im अपॉन पाई, 2Im अपॉन पाई माइनस 4Im अपॉन 3 पाई कोस 2 ओमेगा टी प्लस 4Im अपॉन 15 पाई कोस 4 ओमेगा टी। इस तरह से ये पद हमारे पास रहता है। तो ये तो हमने बात की हाफ वेव और फुल वेव जो रेक्टिफायर है। हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो निर्गत जो धारा है उस निर्गत धारा के जो घटक होंगे वो इस तरह से रहेंगे, उनकी फूरियर सीरीज इस तरह से बनेंगे। अब हम बात करते हैं एक अलग प्रकार के फुल वेव रेक्टिफायर की, जो जैसे फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड का यूज करते थे, तो यहाँ अब हम जो है ब्रिज रेक्टिफायर की बात करेंगे सेतु दिष्टकारी की, जिसमें 4 डायोड का उपयोग किया जाएगा। कितने डायोड का? 4 डायोड का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम उसे पढ़ते हैं। तो 4 डायोड वाले रेक्टिफायर की हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर की। तो हमारे पास जो ब्रिज रेक्टिफायर है सेतु दिष्टकारी, जिसे हम पढ़ रहे हैं सेतु दिष्टकारी ब्रिज रेक्टिफायर को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने कि जो फुल वेव रेक्टिफायर हमारे पास पहले भी था और फुल वेव रेक्टिफायर के स्थान पर ब्रिज रेक्टिफायर का क्यों यूज किया जाता है। इसमें 2 चीजें हैं। इसमें जो हमारे पास जो ब्रिज रेक्टिफायर था वहाँ उसमें 2 कमियां थी। उन दोनों कमियों को दूर करने के लिए जो है ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। तो 2 कमियां क्या थी कि ब्रिज रेक्टिफायर में एक तो जो ट्रांसफार्मर है उसके लिए मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर का उपयोग करने के लिए जो मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर होता है उसका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, यानी कि बड़े ट्रांसफार्मर का उपयोग वहां करना पड़ता है। तो दूसरी कमी ये थी कि वहां जो निर्गत वोल्टता है, जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में जो निर्गत वोल्टता की जो प्रति शिखर वोल्टता का मान है वो होता है 2Vm के बराबर। कितना होता है? 2Vm। प्रति शिखर वोल्टता का जो मान होता है वो 2Vm होता है, जो कि प्रत्यावर्ती निवेशी जो वोल्टता है, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता Vm के मान का क्या होता है? 2 गुना होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि वहां हमें डीसी जनरेट करने के लिए जो है
ऐसे डायोडों का उपयोग करना पड़ेगा जिनकी वोल्टता 2 VM के बराबर हो। तो इन कमियों को पूरा दूर करने के लिए जो है ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है कि एक तो बड़ा ट्रांसफार्मर में काम में नहीं लेना पड़े, दूसरा कि हमें उच्च वोल्टता यानी कि 2 VM के जो है डायोड का उपयोग नहीं करना पड़े, तो कम वोल्टता के डायोड से ही हमारा काम हो जाए। तो इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए फिर किसका उपयोग किया जाता है? ब्रिज रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। तो आइए ब्रिज रेक्टिफायर की पहले संरचना को डिस्कस कर लेते हैं। ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टता, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर जो कि मैं आप लोगों को पहले समझा चुका, ये प्राइमरी कुंडली है, सेकेंडरी कुंडली। तो यहाँ प्राइमरी कुंडली में जो वोल्टता हमें मिलेगी प्रत्यावर्ती वोल्टता, उस प्रत्यावर्ती वोल्टता को जो है यहाँ प्रेरण के द्वारा किस पर पहुंचाया जाता है? सेकेंडरी कुंडली पर। प्रेरण के द्वारा वो वोल्टता कहाँ मिलेगी हमें? सेकेंडरी कुंडली पर। और सेकेंडरी कुंडली पे जो वोल्टता होगी वो लेते हैं हम VS के रूप में। जो प्रारंभ में ये हो गया ट्रांसफार्मर, यहाँ 4 डायोड हमने काम में लिए हैं ब्रिज रेक्टिफायर में। तो सेतुदिष्टकारी ब्रिज रेक्टिफायर जो है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसी की तरह होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह यहाँ 4 डायोड हमने काम में लिए हैं। तो D1, D2, D3, D4 यहाँ 4 डायोड हैं। और जो आउटपुट वोल्टता है वो मिलेगी हमें लोड प्रतिरोध RL पर। तो आइए हम इसके जो क्रियाविधि है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो होता क्या है कि प्रारंभ में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो प्राइमरी कुंडली पर जाती है, प्राइमरी कुंडली से जो है प्रेरण के द्वारा सेकेंडरी कुंडली पर आती है। सेकेंडरी कुंडली पर जो वोल्टता मिलेगी वो VS होती है। अब पहले अर्धचक्र में यानी कि 0 से T/2 अर्धचक्र में जो सिरा A है, इसे हम A सिरा देते हैं, इसे B सिरा देते हैं। तो प्रथम अर्धचक्र में ये जो है अग्रबायस में यानी कि प्रथम अर्धचक्र की कंडीशन यानी कि धनात्मक अर्धचक्र जिसे कहते हैं, उसमें A पॉजिटिव B नेगेटिव सिरा होता है। यानी कि धनात्मक अर्धचक्र में जो है डायोड D2 और D4 ये किस में होते हैं? अग्रबायस में होते हैं। तो अग्रबायस में होने की सिचुएशन में जो धारा का चालन है वो डायोड D2 और D4 के द्वारा किया जाता है। इन दोनों डायोडों से D2 और D4 से धारा प्रवाहित होती है। वो डायोड D1 और डायोड D3 ये जो डायोड हैं, ये दोनों डायोड जो है पश्च बायस में होने के कारण धारा का चालन नहीं करते। फिर यहाँ से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो धारा इन दोनों से होकर के कहाँ चली जाती है? RL पर। यानी कि जो आउटपुट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा हमें? लोड प्रतिरोध पर मिलता है। लोड प्रतिरोध पर आउटपुट मिल जाता है। इसी प्रकार T/2 के बाद अपना जो नेक्स्ट साइकिल है ऋणात्मक अर्धचक्र वो प्रारंभ होता है। उसमें A जो है ऋणात्मक और B सिरा जो है धनात्मक हमें प्राप्त होता है। ऋणात्मक अर्धचक्र में जो है डायोड D2 और D4 ये तो हो जाते हैं हमारे पश्च बायस में, और डायोड D1 और डायोड D3 ये होते हैं अग्रबायस में। तो डायोड D3 और D1 के द्वारा जो है धारा का चालन किया जाता है और आउटपुट वोल्टता हमें कहाँ मिलती है? लोड प्रतिरोध के सिरों पर हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार दोनों अर्धचक्रों में यहाँ हमें आउटपुट वोल्टता प्राप्त होती है। इसलिए एक प्रकार से जो सेतुदिष्ट कार्य है और हमें यहाँ जो बड़ा ट्रांसफार्मर यानी कि मध्य निष्कासित ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। 2 VM जो वोल्टता के डायोड है उनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इन दोनों कमियों को दूर करता है सेतुदिष्ट कार्य, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और दोनों ही अर्धचक्रों में जो है आउटपुट वोल्टता हमें प्राप्त होती है। तो ये होता है सेतुदिष्ट कार्य। आइए हम इसके जो है दोनों चक्रों के जो आउटपुट वोल्टता के वक्र हैं उन्हें हम बनाते हैं।
आइए हम इनके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। निर्गत और निवेशी वोल्टता और समय के बीच में जो अर्धचक्र है उनके बीच में जो वक्र है वो इस प्रकार होता है। हमने टाइम को इस अक्ष पे लिया है 0 से t/2 प्रथम अर्धचक्र, t/2 से t द्वितीय अर्धचक्र, फिर अगला अर्धचक्र और फिर नेक्स्ट जो है इस तरह से जो है ये 2t। तो दो अर्धचक्र हमने लिए हैं, दो चक्र पूर्ण चक्र लिए हैं। ये आधा धनात्मक अर्धचक्र होता है, फिर ये ऋणात्मक अर्धचक्र होता है, फिर ये धनात्मक अर्धचक्र होगा, फिर ये ऋणात्मक अर्धचक्र रहता है इस तरह से। इस तरफ हमने लिए वोल्टता है, इनपुट वोल्टता, ये सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कुंडली पर जो वोल्टता है, और ये तीनों जो है आउटपुट वोल्टता है। ये जब D2 और D4 जो डायोड है अग्रबायस होंगे उस कंडीशन में वोल्टता ये होगी। जब D3 और D1 जो डायोड है अग्रबायस में होंगे तब वोल्टता इस तरह से रहेगी। और जो दोनों प्रकार के अर्धचक्र हैं धनात्मक ऋणात्मक, दोनों से हमें जो है RL जो लोड है उस पर मिलने वाली जो वोल्टता है वो इस तरह से रहेगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि इनपुट में हमने जो है इस तरह से जो है AC के घटक दिए, ठीक है। अब सेकेंडरी कुंडली पर भी जो है प्रेरण के द्वारा इस तरह से जो है घटक पूर्ण चक्र में हमें मिलते हैं। प्रारंभ में जो है जो धनात्मक अर्धचक्र है उसमें डायोड D2 और D4 तो क्या होते हैं अग्रबायसित होते हैं, और डायोड D1 और D3 क्या होते हैं पश्चबायसित होते हैं, तो उनके द्वारा धारा का चालन नहीं किया जाता है। प्रथम अर्धचक्र में जो है डायोड D2 और D4 से धारा का चालन होता है, इसलिए हमें क्या मिलता है आउटपुट वोल्टता मिलती है। बात करें द्वितीय अर्धचक्र की, तो द्वितीय अर्धचक्र में जो डायोड D2 और D4 है वो क्या हो जाते हैं पश्चबायसित हो जाते हैं, और डायोड D1 और D3 क्या होते हैं अग्रबायसित होते हैं। तो देखिए जो द्वितीय अर्धचक्र है उसमें आपको जो निर्गत वोल्टता है किसके कारण मिल रही है D3 और D1 के कारण। यहाँ D2 और D4 जो है पश्चबायसित में होने से धारा का चालन नहीं करते, धारा का मान 0 है। फिर अगला जो अर्धचक्र आएगा धनात्मक अर्धचक्र, फिर उसे अगले अर्धचक्र में ये दोनों डायोड पश्चबायसित, ये दोनों डायोड अग्रबायसित, तो फिर से जो है आपको धारा मिल जाएगी। फिर तो इस तरह से जो है दोनों प्रकार के अर्धचक्र में आपको धारा मिलेगी। अब बात करें RL पर जो है टोटल पूरे चक्रों में जो वोल्टता की, तो RL पर जो है प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सभी प्रकार के अर्धचक्रों में जो है यानी कि पूर्ण चक्र में जो है धारा का जो है आउटपुट हमें यहाँ प्राप्त होता है। तो ये था फुल वेव रेक्टिफायर। इसको जो गणितीय विश्लेषण है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।